ईरान के हिट लिस्ट में सिर्फ ट्रंप अकेले नहीं है। ईरान के इस हिट लिस्ट में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर भी शामिल हैं। जो भी इन तीनों को निशाना बनाएगा उसे ये मोटी रकम दी जाएगी। अब आपको बताते हैं ईरान का आखिरकार ये खतरनाक प्लान का खुलासा कैसे हुआ है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की सुपारी दे दी। उन्होंने एक बड़ा इनाम रख दिया है। ट्रंप की हत्या करने वालों को $54 मिलियन का इनाम मिलेगा। दूसरी तरफ ईरानी सांसदों ने एक नया खतरनाक बिल भी तैयार कर लिया है। ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए सरकारी कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस्लामिक रिपब्लिक के सैन्य और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई का नाम भी दे दिया है इसे कि ये जवाबी कार्रवाई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में खौफनाक प्लानिंग का दरअसल पर्दाफाश हो गया है। अभी तक CIA और मोसाद ये करती थी कि वो उन नेताओं की लिस्ट तैयार करती थी जिन्हें मौत के घाट उतारना है। मोसाद और CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी और मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी। लेकिन ईरान ने बहुत पहले एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी कि किन किन नेताओं को मौत के घाट उतारना है और उसी के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से खुद दावा किया था कि उनकी जान को खतरा है और उनकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी हालांकि कई बार जानलेवा हमला हो चुके हैं और ट्रंप हर बार मौत के मुंह से बाल बच करके निकल आ गए। लेकिन इस बार की प्लानिंग पिछली तमाम कोशिशों से अलग और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इस बार हमलावर कोई सिरफिरा अकेला शूटर नहीं बल्कि ईरान की सरकारी एजेंसियां और उनके स्लीपर सेल्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इस कदर खून का प्यासा आखिरकार ईरान क्यों बना हुआ है वो जरा जान लीजिए। तो उसकी पहली वजह यह कि आयतुल्लाह अली खामनेई और लारिजानी की हत्या का बदला ईरान लेना चाहता है। दूसरी वजह यह कि ईरान पर हमले का गुनहगार ट्रंप को ईरान मानता है, इसलिए वो चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी हत्या हो। तीसरी वजह यह कि परमाणु प्लान पर रोक, बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित करने की जो कोशिशें हैं उसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बना रहे हैं। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला भी वो चाहते हैं। ये चौथी वजह है और इसके लिए बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को भी सीधे तौर पर निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही है। इवांका ट्रंप। वजह 5 यह है कि ईरान पर लगातार अमेरिकी पाबंदियों का बोझ बढ़ते जा रहा है और ईरान इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। करीब 500 करोड़ रुपए के डेथ वारंट के बाद पेंटागन और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। अब ट्रंप के काफिले में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जा चुके हैं, मिलिट्री ग्रेड की सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन ईरान की यह खतरनाक प्लानिंग ट्रंप पर भारी पड़ सकती है क्योंकि खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान इसके लिए साइबर अटैक, अंडरकवर एजेंट्स और भाड़े के हथियारों का सहारा ले सकता है। सवाल ये कि ट्रंप के ना रहने से ईरान को आखिरकार हासिल क्या होगा? तो जवाब यह है कि आर्थिक प्रतिबंध से ईरान को पूरी तरीके से आजादी मिल जाएगी। वैश्विक बाजार में ईरान अपना तेल बेच पाएगा जो अभी वो नहीं कर पा रहा है। चरमराई अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मजबूती उसे मिलेगी। ईरान परमाणु समझौते में फिर से शामिल हो सकता है। इराक, सीरिया जैसे देशों में अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को फिर से वो एक्टिव करने का मौका भी जरूर से देखेगा। ट्रंप के बिना सीधा सैन्य टकराव टालने की संभावना इस दौरान अधिक हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेंगे तो ये तमाम चीजें भी हट जाएगी। तो ये अगर ईरान अपनी इस नापाक साजिश में 1% भी कामयाब हो जाता है तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं होगी बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। अमेरिका साफ कर चुका है कि ट्रंप पर कोई भी हमला हुआ और उसमें ईरान का वजूद अगर मिला तो ईरान का वजूद तक मिटा दिया जाएगा। कब कब ट्रंप पर हमलों की कोशिशें हुई हैं जरा वो मैं आपको याद दिलाती हूँ। बटलर, पेंसिल्वेनिया, 13 जुलाई 2024 चुनावी रैली के दौरान 20 साल के थॉमस ने ट्रंप पर फायरिंग की थी और गोली उनके कान को छूकर के निकल गई थी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर के इस दौरान निकल गई थी। उसके बाद वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, 15 सितंबर 2024 ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे, तब एक संदिग्ध पकड़ा गया था। फ्लोरिडा उनका आवास भी है। 58 साल के रयान वेस्ले के पास AK-47 जैसी राइफल इस दौरान बरामद की गई थी। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले ही लेकिन उसे पकड़ लिया गया था।
ये 15 सितंबर 2024 है। अब आता है ईरान से जुड़ी साजिश का हिस्सा। जुलाई 2024 अमेरिकी अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को पकड़ा। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश रची थी, ये उसने कबूला। IRGC के एक एजेंट फरहाद को ट्रंप की हत्या का प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया, ये भी बताया गया। ट्रंप प्रशासन ने समय रहते इस पूरी योजना को विफल कर दिया था। अब मारे-लागो में घुसपैठ हुई थी फरवरी 2026 में फ्लोरिडा में ही। फ्लोरिडा में ट्रंप के मारे-लागो रिजॉर्ट के गेट पर एक हथियारबंद युवक ने घुसने का प्रयास किया था। सुरक्षा बलों की चेतावनी के बाद भी जब उसने हथियार नहीं डाला तो उसे मार गिराया गया था। सुरक्षा बलों ने हथियारबंद युवक को इस दौरान मार दिया। तो इतने बार और पिछले दिनों हिल्टन होटल में गोलीबारी की घटना हुई थी। जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप को वहां से बचा करके निकालना पड़ा था। अब खबर यह है कि यूएस की हॉर्मुज पर नाकेबंदी से जुड़ी हुई पश्चिमी मीडिया ये बता रहा है कि यूएस ने ईरान से जुड़े तेल टैंकर्स को रोका है। हिंद महासागर में यूएस सेना की कार्रवाई देखने को मिली है। टैंकर स्काई वेव पर लदा था लाखों बैरल तेल और खार्गदीप से जहाज पर लोड किया गया था ये तेल। मीडिया रिपोर्ट्स पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी है कि यूएस ने ईरान से जुड़े हुए तेल टैंकर्स को एक बार फिर से रोक दिया है। ये तेल टैंकर हिंद महासागर में यूएस सेना की कार्रवाई का शिकार हुए हैं, जहां से टैंकर स्काई वेव पर लाखों बैरल तेल लदा हुआ था, लेकिन उसे वापस जाना पड़ा है। खार्गदीप से जहाज पर यह तेल लोड किया गया था। और मैंने पहले भी बताया आपको कि 79 जहाज, कमर्शियल जहाज जो कि फ्यूल लेकर के, गैस लेकर के हॉर्मुज को पार करने की तैयारी में थे, उन्हें जबरन रास्ता बदलने के लिए अमेरिका की तरफ से मजबूर किया गया है। इसमें एक और नाम सामने आ गया है स्काई वेवर का, कि उसे भी वापस लौटा दिया गया है। स्काई वेव को यह खार्गदीप से जहाज पर तेल लेकर के रवाना हुआ था, लेकिन इसे वापसी करनी पड़ी है। इसीलिए पूरी दुनिया भर में तेल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं कर रही है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को खतरा उत्पन्न कर रही है। वहीं हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर के सेंटकॉम का बयान है कि अब तक 89 कमर्शियल जहाजों पर एक्शन लिया गया है। जहाजों को दूसरी ओर मोड़ दिया गया। ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों पर एक्शन लिया गया है। अब 10,000 मरीन कमांडोज उतारे गए हैं अमेरिका की तरफ से समुद्र में। तो ये इसीलिए उतारे गए हैं ताकि इस तरीके की तमाम कार्रवाइयां हो सके। हॉर्मुज पर नाकेबंदी करके अमेरिका बैठा हुआ चौधरी बनके और वहां से एक के बाद एक जहाज लौटाते हुए संख्या उसने 79 कर ली। दूसरी तरफ मोड़ दिया, जाने पर मजबूर कर दिया, वरना अमेरिकी कार्रवाई का वो कभी भी निशाना बन सकते थे। ईरान की ओर से आने वाले और जाने वाले जहाजों पर एक्शन लिया गया है, सेंटकॉम ने यह कहा है। दूसरी तरफ एक और जहाज को वापस कर दिया गया है, जिस पर से खार्गदीप से तेल लोड किया गया था, लाखों बैरल तेल, लेकिन उसे भी वापस अमेरिका ने लौटा दिया है। अमेरिका की ये चौधराहट अब पूरे तरीके से मिडिल ईस्ट के बिजनेस को भी बर्बाद कर रही है और इसके साथ साथ तमाम अन्य देशों को भी पीड़ा पहुंचा रही है। हर देश के पास जो स्टॉक था वो खत्म होने की कगार तक पहुंच गया है। लोग विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन वो विकल्प महंगे और ज्यादा टाइम टेकिंग हो रही है। इसकी वजह से जगह जगह पर ये विवाद उत्पन्न हो रहा है कि तेल नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है। इसके अलावा खाद भी, जो कि मिडिल ईस्ट से ही सप्लाई होता है हॉर्मुज के माध्यम से, उस पर भी संकट गहराया हुआ है। लेकिन अमेरिका अभी भी वहां पर रुकने या हटने के लिए तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज ही है। ईरान और अमेरिका की कार्रवाई से हॉर्मुज का शिपिंग ट्रैफिक पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। नतीजा ये रहा कि दुनिया भर में तेल और गैस के लिए हाहाकार मच गया है। अमेरिका ने भी ईरान पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज पर पहरा बैठाया। माना यह जा रहा है कि इससे ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। हॉर्मुज एक ऐसा रूट जिससे होकर दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस गुजरती है। ईरान के एक्शन से हॉर्मुज में जहाज क्या रुके, दुनिया ठहर गई।
लॉकडाउन जैसे हालात हो गए, पेट्रोल पंपों पर ताले लटक गए, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहरेदारी शुरू कर दी। अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर जाने वाले और आने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। अमेरिका ने दावा किया कि इस नाकेबंदी से ईरान को काफी नुकसान हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हालात और गंभीर हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ समुद्र की नाकेबंदी को और सख्त कर दिया है। दावा किया जा रहा है अमेरिकी सेना ने 89 कमर्शियल जहाजों का रूट जबरन बदल दिया। पूरी दुनिया जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए और हालात सामान्य होने की उम्मीद लगाए बैठी थी। हालांकि इसके उलट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात और गंभीर हो गए। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपनी समंदर की नाकेबंदी को और सख्त कर दिया और इसके साथ ही उसने 89 कमर्शियल जहाजों का रूट जबरन बदल दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो पोस्ट में दावा किया कि अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले व्यापारिक यातायात को पूरी तरह से रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। अमेरिकी नाकेबंदी को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। ईरानी बंदरगाहों से होने वाले व्यापारिक आवागमन को रोका जा रहा है। अब तक 89 वाणिज्यिक जहाजों को दूसरे रास्तों पर भेजा गया। अमेरिकी सेना के अनुसार अब तक 4 जहाजों को निष्क्रिय भी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की तेल स्टोर करने की क्षमता सीमित है और जल्द ही उसकी पाइपलाइंस और स्टोरेज टैंक भारी दबाव की वजह से फट जाएंगे और अगर ईरान ने तेल निकालना बंद कर दिया तो उसे दोबारा चालू करने में भारी लागत और काफी समय लगेगा। हालांकि ईरान ने ट्रंप की चेतावनी को नकारा। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि उसकी पाइपलाइंस और स्टोरेज टैंकर सुरक्षित हैं। लेकिन ईरान के खार्ग द्वीप के पास समंदर में जो तेल का रिसाव हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा है। समंदर में तेल फैलने की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों में हुई। ईरान ने समंदर में फैले तेल को वहां से गुजर रहे शिप से निकला तेल करार दे दिया। हालांकि एक बात तो तय है कि ईरान अब उतनी आसानी से तेल का कारोबार नहीं कर पा रहा जितना वो युद्ध के पहले करता था। जाहिर है कि थोड़ा ही सही उसके कारोबार को नुकसान तो हुआ ही है। वहीं ईरान पर यूएस के हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी है कि सीनेट ने वॉर पावर रेजोल्यूशन बिल पास कर दिया है। 7 बार फेल होने के बाद यह रेजोल्यूशन पास किया गया है और इसके माध्यम से ट्रंप पर जंग खत्म करने के दबाव का प्रयास बन रहा है। 60 दिन से ज्यादा किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, इसका मेन मुद्दा यह है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां रुकने वाले हैं? उन्हें ऐसे पावर रेजोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये सीनेट में पास हो चुका है, 7 बार ये अब तक फेल हुआ है और इसके माध्यम से जंग खत्म करने का दबाव बनाने का प्रयास दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर किया जाएगा। वहीं समंदर में इजरायली सेना की नाकेबंदी देखने को मिल रही है। गाजा जा रही बोट को इंटरसेप्ट किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स कमांडो की अंतर्राष्ट्रीय समंदर में ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो समंदर में इजरायली सेना भी नाकेबंदी करके बैठी हुई है, खासतौर पर रेड सागर में, लाल सागर के करीब ये नाकेबंदी है और इस दौरान गाजा जा रही जो बोट थी उसे इंटरसेप्ट इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है और कमांडो की अंतर्राष्ट्रीय समंदर में ये कार्रवाई देखने को मिली है। एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी करके बैठा हुआ है तो लाल सागर में इजराइल भी यही करके बैठा हुआ है। रेजोल्यूशन बिल पास करवा लिया गया है 7 बार फेल होने के बाद। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि वो इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करे। दूसरी तरफ इजराइल को लेकर के जानकारी यह है कि उसने हमास के लिए सीधे गाजा के लिए कहना चाहिए कि गाजा में जा रही बोट को उसने इंटरसेप्ट कर दिया है। गाजा में जो लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोट्स भेजी जा रही थी, उन पर जो सामान था वो गाजा में रह रहे लोगों के लिए था, जो कि हमास के ऊपर हो रही कार्रवाई की वजह से परेशान है, जिन तक आवश्यक चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही, उन जहाजों को भी इजराइल रोक रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट किया जा रहा है।
लेकिन अब एक और मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है और वो है ग्रेटर इजराइल का। दावा किया जा रहा है कि इजराइल लगातार अपनी ग्रेटर इजराइल की मंशा की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश। इजराइल चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा है। इजरायली सेना ने अब तक कई बार जंग लड़ी। उसने कई बार दूसरे देशों की थोड़ी थोड़ी जमीनों पर कब्जा किया। मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, जिसे वो कभी भी परमाणु शक्ति संपन्न होने नहीं देना चाहता। इस बार खाड़ी में जंग का मुख्य मुद्दा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। परमाणु प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट बंद करवाना रहा, लेकिन अब इजराइल की एक और मंशा सामने आने लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। इजराइल अब कई इलाकों में स्थायी सिक्योरिटी जोन बना रहा है। इससे मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल को लेकर बहस तेज हो गई है। अरब देशों को डर है कि ये कब्जा लंबे समय तक जारी रह सकता है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर बड़ा हमला किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि कई लोगों को बंधक बना लिया गया, जिसके बाद इजराइल ने अपनी सैन्य नीति पूरी तरह बदल दी। पीएम नेतन्याहू की सरकार ने पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से काम करना शुरू कर दिया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले करीब 3 साल में इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। ये इलाका इजराइल की 1949 की सीमाओं का लगभग 5% माना जा रहा है। इसी वजह से अब मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल को लेकर चर्चा बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार कब्जा की गई जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा दक्षिणी लेबनान में है। इजरायली सेना वहां कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। इजराइल इस इलाके को सिक्योरिटी जोन कह रहा है। उसका कहना है कि इससे हिजबुल्लाह को इजरायली सीमा के पास से हमला करने से रोका जा सकेगा। नेतन्याहू ने पिछले महीने कहा कि दुश्मन इजराइल को आग के घेरे में घेरना चाहता था, लेकिन अब इजराइल ने अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना लिया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि सेना लितानी नदी तक के इलाके पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। गाजा में इजरायली सेना अब आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। वहां इजराइल ने एक अतिरिक्त बफर जोन भी बना लिया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार इस वजह से करीब 20 लाख लोग अब गाजा के सिर्फ 40% हिस्से में रहने के लिए मजबूर हैं। सीमा के पास कई इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। सीरिया में बशर अल असद सरकार के कमजोर होने के बाद इजराइल ने वहां भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने माउंट हरमोन से लेकर दक्षिणी सीरिया तक करीब 233 वर्ग किलोमीटर इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इजरायली फोर्सेज ने सीरिया में 50 किलोमीटर अंदर तक के इलाके पर छापेमारी की। इजरायल और सीरिया के बीच सुरक्षा समझौते की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में इजरायल के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, हालांकि दोनों में से किसी भी देश ने लोकेशन का खुलासा नहीं किया। इजरायल के कट्टरपंथी नेता लंबे समय से सीमाएं बढ़ाने की मांग तेज करते रहे हैं। वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने लेबनान की लितानी नदी तक को इजरायल की नई सीमा बनाने की बात कही, जबकि कुछ सांसदों ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा करने और वहां की आबादी को हटाने की मांग भी की। इधर इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार कहते आए हैं कि इजरायल लेबनान में क्षेत्रीय विस्तार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता। उधर अरब देशों को डर है कि इजरायल का ये कब्जा अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी बन सकता है। कई अधिकारियों का कहना है कि पहले जो बातें इजरायल में बेहद कट्टर मानी जाती थी, अब वही धीरे धीरे सरकारी नीति का हिस्सा बनती दिख रही है। साफ है कि अब इजरायल की सेना बॉर्डर पार करने का ही नहीं बल्कि बॉर्डर बदल देने की कोशिश कर रही है, और अगर ऐसा जारी रहा तो यकीनन दुनिया पर ग्रेटर इजरायल नाम का नया देश उभर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।